Very good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter, inspection, search, seizure and confiscation. That is very important chapter. Inspection कब होता है, किन किन केसेस में होता है, सर्च कब होता है, what is the meaning of seizure, confiscate कब होता है, that is very important. Now we are going to understand what is the meaning of inspection. Exactly inspection क्या होता है? सर्च करना, सर्च आउट समथिंग इफ यू हैव एनी डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट होते हैं कि यहाँ पर कुछ मिल सकता है तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। ओके, तो एज पर सेक्शन 67 ऑफ CGST एक्ट के सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ये तो आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी GST डिपार्टमेंट में से कोई भी उठ के आ जाए। प्रॉपर ऑफिसर जिसके पास पावर हो इंस्पेक्ट करने का, सर्च करने का, सीज करने का, ओनली दैट पर्सन कैन डू द सर्च। ओके, तो यहाँ पर इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर। तो इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय द प्रॉपर ऑफिसर ओनली अपॉन द रिटन ऑथराइजेशन, ओनली ऑन द रिटन ऑथराइजेशन। रिटन ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो अगर आप लोगों से कभी बोल दिया कि ओरल ऑथराइजेशन तो मिल गया है, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल, मीन्स that proper officer can't do the inspection because the written authorization is compulsory. Written authorization by an officer of the rank of the joint commissioner or above. तो आपको यहाँ पर रिटन ऑथराइजेशन लेना है। किसका लेना है? जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव का जो अथॉरिटी है उससे पहले रिटन अप्रूवल लेना है, और प्रॉपर ऑफिसर को वो रिटन ऑथराइजेशन अगर मिल जाता है तो उसके बाद वो इंस्पेक्शन कर सकता है। ओके, तो who can do the inspection? Inspection can be done only by the proper officer who have a written authorization from the joint commissioner or its above authority. Okay, circumstances for carrying out inspection. इंस्पेक्शन को कैरी आउट करने के लिए सर्कमटेंसेस, यानी किन किन सर्कमटेंसेस में आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ऑफिसर की आपसी दुश्मनी है और उस दुश्मनी के कारण उसने क्या कर दिया, नोटिस इशू कर दिया कि वी वांट टू इंस्पेक्ट योर प्रीमाइसेस, वी वांट टू इंस्पेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसा नहीं होता है। देयर मस्ट बी ए sufficient reason to inspect the books of accounts or premises. Okay, तो कौन कौन सी सर्कमटेंसेस है जिसमें हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं? तो फर्स्ट, ए जॉइंट कमिश्नर और एन ऑफिसर हायर इन रैंक। जॉइंट कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर से अबव रैंक का ऑफिसर कैन गिव सच ऑथराइजेशन। जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव लेवल का जो पर्सन है वो इस तरह का ऑर्डर तभी पास कर सकता है, ऑथराइजेशन तभी दे सकता है, ओनली इफ ही हैज ए रीजन टू बिलीव दैट। अगर उसको लगता है, रीजन टू बिलीव का मतलब उसके पास कोई ऐसे फैक्ट हैं, कोई उसके पास ऐसे इश्यूज हैं जिससे वो ये जान सकता है, जिससे वो ये बिलीव कर सकता है, जिससे उसके पास कारण है कि हाँ यहाँ पर समथिंग रॉन्ग है। तो यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन हैज डन वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो प्रॉपर ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर से अबव रैंक का, उसको डाउट होता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इनमें से कोई काम किया है। फर्स्ट, सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई से संबंधित कोई भी ट्रांजेक्शन छुपाया है, सप्रेस किया, छुपाया है उसने कोई ट्रांजेक्शन। सप्रेस द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, या उसने कोई स्टॉक छुपाया है, सप्रेस किया है। सप्रेस द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक छुपाया है। होता है ना कि कभी कभी स्टॉक छुपा देते हैं, ऊपर ही परचेज किया, ऊपर ही सेल कर दिया, बुक्स में दिखाई नहीं रहे उसको। तो उसने कोई स्टॉक जो उसके पास इन हैंड है अभी, बट वो शो नहीं कर रहा है। तो उसने कोई ट्रांजेक्शन जो सप्लाई तो है, सेल तो किया, पर उस पर टैक्स इवेड, टैक्स की चोरी करने के पर्पज से वो उसको सेल को शो ही नहीं कर रहा है, या वो यहाँ पर स्टॉक को छुपा रहा है। क्लेम्ड एक्सेस आईटीसी, या वो यहाँ पर एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम कर रहा है, एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रहा है, या किसी भी, यानी जो आपका जीएसटी एक्ट है उसके प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करता है। तो इनमें से अगर कोई भी काम करता है तो इस केस में यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर और इट्स अबव अथॉरिटी हैव द पावर टू गिव ए रिटन ऑथराइजेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर कि आप इस प्रीमाइसेस में जाएं, इस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाएं और उसका इंस्पेक्शन करके आए। ओके, एंड नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी पर्सन जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ है, मीन्स अगर कोई पर्सन जैसे लाइक मिस्टर ए है, वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर है, वो XYZ कंपनी का गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाला है आगे, तो ट्रांसपोर्टर्स की भी जिम्मेदारी है अब कि वो जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे आगे, तो
को पता होना चाहिए कि वो कौन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हैं, यानी वो अपनी गाड़ी में जो सामान ले जा रहे हैं वो कौन से नेचर का है, उस गुड्स में क्या है, उस पर क्या जीएसटी का रेट है, वो सब ट्रांसपोर्टर के नॉलेज में होना चाहिए। ओके, इवन अगर किसी पर्सन के पास गोडाउन है और वो गोडाउन किराए पर दे रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए गोडाउन ऑनर को कि इस गोडाउन में कौन सा गुड्स रखा जा रहा है। Means even the transporter who is transporting the goods of another person or a godown in which the goods of another person is kept, then in such case they have to know what type of goods are involved there and what is the rate of GST and whether the tax has been paid on such goods or not. Okay, तो any person एंगेज इन द ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, अगर कोई भी पर्सन जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ है, हैज़ केप्ट द गुड्स, उसने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट करने वाला है, उसने हैज़ केप्ट द गुड्स विच हैव एस्केप्ड द पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर ट्रांसपोर्टर के पास जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए आता है उस पर अभी तक टैक्स पे नहीं हुआ है या वो टैक्स की चोरी करने के पर्पज से आगे भेजना चाहता है, तो इस केस में इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर टू इन्फॉर्म टू द जीएसटी डिपार्टमेंट, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ट्रांसपोर्टर को टैक्स पे करना हो जाएगा। ओके, तो एनी पर्सन एंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, अगर कोई भी पर्सन जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ है, हैज केप्ट द गुड्स, उसने कोई गुड्स रखा है विच हैव एस्केप्ड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जिस पे अभी तक टैक्स पे नहीं हुआ है, जिस पे टैक्स की चोरी हो रही है, और हैज केप्ट हिज अकाउंट्स और गुड्स, या फिर उसने जिस पर्सन के गुड्स वो ले जाने वाला है आगे, उसने अपने अकाउंट्स इस मैनर में रख रखे हैं या अपने गुड्स इस मैनर में रख रखे हैं लाइकली टू कॉज द इवेजन ऑफ टैक्स, कि वो उन गुड्स पे टैक्स नहीं पे करने वाला है, उन गुड्स पे टैक्स की चोरी करने वाला है, वेदर और नॉट इज अ टैक्सेबल पर्सन, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑनर ऑफ ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको बात करी है कि ट्रांसपोर्टर को तो नॉलेज होना ही चाहिए, ट्रांसपोर्टर को तो नॉलेज होना ही चाहिए कि वो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसमें कौन सा गुड्स है। इवन एक गोडाउन ऑपरेटर जिसका गोडाउन है, अगर उस गोडाउन में भी कोई गुड्स रखा जाता है, कोई सामान रखा जाता है, तो गोडाउन ऑपरेटर मस्ट नो दैट व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर केप्ट इन हिज गोडाउन। ओके, तो ऑनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन, वेयर हाउस और गोडाउन का जो ऑपरेटर है, ऑनर है, हैज़ केप्ट द गुड्स विच हैव एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर उसने कुछ गुड्स ऐसा रख रखा है जिस पे टैक्स की चोरी है, और हैज़ केप्ट हिज अकाउंट्स और गुड्स इन ए मैनर दैट इज लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्स, देन इन सच केस द गोडाउन ऑपरेटर को अगर लगता है कि मेरे गोडाउन में जो गुड्स रखा हुआ है उस पर टैक्स की चोरी हो रही है या वो टैक्स की चोरी होने के पर्पज से रखा गया है, देन इन सच केस द गोडाउन ऑपरेटर हैज अ ड्यूटी टू इन्फॉर्म टू द जीएसटी डिपार्टमेंट दैट सच टाइप ऑफ द गुड्स आर केप्ट इन माय गोडाउन। ओके, ओके, नेक्स्ट मीनिंग ऑफ रीजन टू बिलीव। देखो, जैसे कि हमने बात करी कि जॉइंट कमिश्नर और अबव अथॉरिटी कैन गिव द रिटन ऑथराइजेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर टू इंस्पेक्ट द पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्रीमाइसेस only when the joint commissioner or above authority has a reason to believe, उनके पास कोई कारण है, उनके पास कोई एविडेंस है जिस पे वो बिलीव कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि whether he suppressed any supply, suppressed any stock, evasion of taxes, excess ITC अवेल कर लिया, तो उनके पास रीजन टू बिलीव है। ओके, तो रीजन टू बिलीव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रीजन टू बिलीव इज टू हैव द नॉलेज ऑफ फैक्ट। रीजन टू बिलीव का मतलब आपके पास नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, यानी आपके पास कोई ऐसे फैक्ट्स है, कोई ऐसे एविडेंस है जिनसे ये प्रूव होता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन किया है, ये सब रीजन किया है, तो विच ऑल द नॉट अमाउंटिंग टू द डायरेक्ट नॉलेज। ऐसा जरूरी है कि आपको डायरेक्ट नॉलेज हो, मीन्स यू आर द आई विटनेस, आपके पास डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, कहीं से आई है इन्फॉर्मेशन बट यू हैव अ डाउट कि ये इन्फॉर्मेशन 90% सही हो सकती है, तो यू हैव अ रीजन टू बिलीव। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, नॉट डायरेक्ट नॉलेज बट इनडायरेक्ट नॉलेज भी आता है, तो वुड कॉज ए रीजनेबल पर्सन नोइंग द सेम फैक्ट टू रीजनेबली कंक्लूड द सेम थिंग। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर आपके पास एक रीजन है, एक एविडेंस है, फैक्ट ऑफ नॉलेज है, नॉट इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायरेक्ट नॉलेज मस्ट बी, बट अगर आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस है तो यू कैन गिव द ऑर्डर of written by written authorization that person or that premises can be inspected. Okay, next हम बात करते हैं what is the meaning of search। exactly search क्या होता है, what is the meaning of search।
सर्च मीन्स एग्जामिन केयरफुली अ प्लेस, किसी भी प्लेस को, किसी भी एरिया को, किसी भी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को केयरफुली एग्जामिन करना। ओके, सर्च का क्या मीनिंग होता है? सर्च मीन्स एग्जामिन, एग्जामिन करना है आपको केयरफुली, किसी भी प्लेस को, किसी भी एरिया, किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग कंसील्ड, इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग कंसील्ड। अगर कुछ छुप जाता है, कुछ कंसील हो, अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर थिंग, ये जैसे आपके पास कोई डायमंड है, इसने पर्टिकुलर इस प्रेमाइसेस में छुपा रखा है, ठीक है, डिपार्टमेंट हैव द डाउट दैट समथिंग इज कंसील्ड एट दिस premises, then the proper officer have the power to search that premises, to unlock such door, to unlock the almirah if it is kept in the almirah. Okay, so search means examine carefully to a person, place, area, object in order to find something concealed or for the purpose of discovering the evidence of a crime. Like सुशांत सिंह राजपूत, उसकी डेथ हुई है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं, एंड द डिपार्टमेंट हैव द डाउट दैट रिया चक्रवर्ती इज द पर्सन, कि उसके प्रेमाइसेस में कुछ ऐसे एविडेंस मिल सकते हैं, तो डिपार्टमेंट हैव द राइट कि वो वहाँ पर जाके क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है किसी भी क्राइम से रिलेटेड। अभी हम पर्टिकुलर जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, सर्च का बेसिक मीनिंग बात करें तो सर्च में यहाँ पर वो क्या है कि किसी भी क्राइम, अगर आपको किसी भी क्राइम का एविडेंस डिस्कवर करने के लिए आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो सेम इन द जीएसटी, अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर गुड्स यहाँ पर इस गोडाउन में रख रखा है या इस ट्रांसपोर्टर के पास है और हमको डाउट है कि इस पर टैक्स पे नहीं हुआ है, या यहाँ पर जो सेल और परचेज के कुछ बिलिंग्स है तो इस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में है या इस पर्टिकुलर पर्सन के पास है, तो वी कैन सर्च दैट पर्सन, दैट प्रेमाइसेस। ओके, नेक्स्ट मीनिंग ऑफ सीजर। सीजर का क्या मीनिंग होता है? सीज, जब्त कर लेना। तो एक्ट ऑफ टेकिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आप किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेते हैं बाय एन ऑफिसर अंडर लीगल प्रोसेस, तो एक्ट ऑफ टेकिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने हैंड्स में ले लेते हैं कोई भी ऑफिसर अंडर लीगल प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं सीज। सीज का मतलब जब्त कर लेना, डिपार्टमेंट अपनी कस्टडी में उस गुड्स को ले लेता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्फिस्केशन? देखो कभी कभी कुछ सामान ऐसा होता है कि बहुत भारी है, जैसे लाइक हम किसी फैक्ट्री में गए और वहां पर हमें लगता है कि ये प्लांट एंड मशीनरी जो है, इस प्लांट और मशीनरी को अपने को क्या कर लेना चाहिए? जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल तरीके से यूज हो रही है। ओके, तो आपने उस प्लांट और मशीनरी को सीज कर लिया, बट इट इज नॉट, क्योंकि सीज का मतलब होता है अपने पोजीशन में उसको लेके आ जाना, बट डिपार्टमेंट कांट डिटेन सच प्रॉपर्टी, यानी उसको उस प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकता, यानी उसको उठा के अपनी कस्टडी में नहीं ला सकता, बिकॉज इट इज अ हैवी आइटम। सो द डिपार्टमेंट हैव द राइट टू डिटेन सच गुड्स एट दैट प्लेस, यानी उसी प्लेस पे उसे पैक करके रख देगा, बंद कर देगा, उस फैक्ट्री के आगे ताला लगा देगा और उस पर सील्ड कर देगा कि उस प्लांट एंड मशीनरी को कोई यूज नहीं कर सकता, कोई उसे सेल नहीं कर सकता, एक्सेट्रा। ओके, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट कर देना। तो कॉन्फिस्केट का मतलब इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सीज सच गुड्स देन इट इज डिटेन्ड एट दैट प्लेस, इट इज नोन एज कॉन्फिस्केशन। ओके, तो एज पर सेक्शन 130 ऑफ CGST एक्ट, द गुड्स बिकम लायबल टू कॉन्फिस्केट, यानी गुड्स कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल हो जाते हैं व्हेन एनी पर्सन डज द फॉलोइंग। फर्स्ट, सप्लाई और रिसीव एनी गुड्स, अगर वो क्या करता है? सप्लाई करता है, रिसीव करता है एनी गुड्स इन द कॉन्ट्रावेंशन, यानी कॉन्फिस्केट क्यों करेंगे? उसका गुड्स वहीं पर ही क्यों डिटेन कर दिया जाएगा? कुछ गलतियां करी होगी, कुछ ऐसा काम करा होगा जो लॉ के अगेंस्ट में, तो ही कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मर्जी हो तो कॉन्फिस्केट कर दिया। तो उसने सप्लाई करी, यानी या तो उसने उस ऐसे गुड्स को सप्लाई किया या ऐसे गुड्स उसकी फैक्ट्री में आए इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर लीडिंग टू द इविजन ऑफ टैक्स, यानी उसके पास ऐसे कुछ रूल्स, यानी ऐसे कुछ गुड्स उसने सप्लाई किया है या ऐसे कुछ गुड्स आए हैं जो यहाँ पर कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, तो इन केसेस में उन गुड्स को कॉन्फिस्केट कर देंगे। डजंट अकाउंट, या उसने अपनी बुक्स में शो नहीं कर रखा, ऊपर ही ऊपर उसको सेल कर दिया, बाय कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स की चोरी करने के लिए, गवर्नमेंट से टैक्स की चोरी करने के लिए उसने अपने बुक्स और अकाउंट्स में उसे शो ही नहीं कर रखा है, तो डजंट अकाउंट फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही इज लायबल टू पे द टैक्स, अगर उसने अकाउंट फॉर नहीं कर रखा है जिसपे वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। सप्लाई एनी गुड्स लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विद
विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, या उसने जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा है और बिना जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लिए वो यहाँ पर गुड्स को क्या कर रहा है, आगे सप्लाई कर रहा है, टैक्स चार्ज कर रहा है, तो भी इस केस में यहाँ पर उसके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। या उसने CGST एक्ट या CGST रूल्स की किसी भी प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो इन सभी केसेस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर गुड्स का कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च। यानी जब सर्च होता है तो अगर कोई भी ऑफिसर या कोई भी इंस्पेक्टर आपके घर पे आ रहा है, आपकी डिपार्टमेंट सर्च आ रही है, तो आप सर्च करते समय उन ऑफिसर्स के पास क्या क्या राइट होते हैं, वो आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं, आपके कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले सकते हैं। तो देखिए, द ऑफिसर कैरिंग आउट ए सर्च, जो भी ऑफिसर सर्च कर रहा है हैज द पावर टू सर्च फॉर, उसके पास पावर होता है कि वो सर्च कर सकता है, सीज द गुड्स, गुड्स को सीज कर सकता है, विच इज लायबल टू कॉन्फिस्केशन, एंड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स, किसी को भी सीज कर सकता है, वो गुड्स को भी सीज कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स, उसको जो भी लगता है कि ये मेरे को मेरी प्रोसीडिंग के लिए ज़रूरी है, तो वो उसको सीज करके ले जा सकता है, यानी वो अपने पोजीशन में उसको उठा के ले जा सकता है। बट अगर कोई गुड्स या थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स जो उसने अपनी कस्टडी में ले लिए, पोजीशन में ले लिए, बट दैट गुड्स और documents is not of such use for such proceeding, then such proper officer have to return such goods, and maximum time period to retain such goods by the proper officer, that is 6 months. He can't retain such goods or documents, things, whatever which he kept from the premises of the person to whom it is searched. देन इन सच के मैक्सिमम टाइम पीरियड जो रिटेन कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर अपने पास, वो 6 मंथ है, उससे ज़्यादा वो अपनी कस्टडी में उन गुड्स को नहीं रख सकता। और अगर कोई गुड्स ऐसे वो जब्त करके लेके गया है जो उसके यूज ही नहीं आ रहे हैं उस प्रोसीडिंग में, तो दे हैव टू रिटर्न बैक। ओके, तो ऑफिसर कैरिंग आउट ए सर्च, जो भी ऑफिसर सर्च कर रहा है हैज द पावर टू सर्च फॉर एंड सीज द गुड्स, उसके पास पावर है कि वो सर्च कर सकता है, गुड्स को सीज कर सकता है, एंड डॉक्यूमेंट, बुक्स, थिंग्स, किसको भी सीज कर सकता है जो रेलिवेंट है फॉर एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द प्रीमाइसेस सर्च्ड। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सीज एनी सच गुड्स, अगर ये पॉसिबल नहीं होता है कि उस गुड्स को सीज करना, देन सेम बी डिटेन, तो उनको उसी प्लेस पे कॉन्फिस्केट करके रखा जा सकता है। द पर्सन फ्रॉम होम दीज आर सीज, जिस भी पर्सन से, जैसे लाइक मिस्टर ए से आपने सीज किए, तो उसके पास, मिस्टर ए के पास ये पावर होता है कि कम से कम वो जो सीज करके ले जा रहे हो आप, डॉक्यूमेंट्स जो ले जा रहे हो हमारे यहाँ से, उसका कॉपीज तो हमारे पास रहे, ताकि आप कभी डिपार्टमेंट चेंज ना कर दे बाद में। तो मिस्टर ए यहाँ पर क्या कर सकता है, कॉपीज ले सकता है, एक्सट्रैक्ट। ओके, तो द पर्सन फ्रॉम होम दीज गुड्स आर सीज्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक द कॉपीज एक्सट्रैक्ट ऑफ द सीज्ड गुड्स, जो भी गुड्स सीज हुए हैं उनकी कॉपीज ले सकता है, उनके एक्सट्रैक्ट अपने साथ रख सकता है। ओके, ड्यूरिंग द सर्च, सर्च के समय द ऑफिसर हैज द पावर, ऑफिसर को लगता है कि किसी एलमीरा में कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो ये एलमीरा की चाबी मुझे नहीं दे रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर कमरे के अंदर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोसीडिंग, बट यहाँ पर उस डोर की अपने पास नहीं है, तो इस केस में ड्यूरिंग द सर्च द ऑफिसर हैज द पावर टू ब्रेक ओपन द डोर ऑफ द प्रीमाइसेस ऑथराइज्ड टू बी सर्च्ड इफ एक्सेस टू द सेम इज डिनाइड। ओके, अगर उस कमरे को या उस अलमीरा को आपको हाथ नहीं लगाने चाहिए जा रहा है, एंड यू हैव अ डाउट कि समथिंग इज रॉन्ग विद इन दिस, देन इन सच केस यू कैन अनलॉक, आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, वाइल कैरिंग आउट द सर्च विद इन द प्रीमाइसेस, जब भी हम सर्च करेंगे तो ही कैन ब्रेक ओपन द अलमीरा और बॉक्स इफ एक्सेस टू सच अलमीरा और बॉक्स इज डिनाइड, अगर उस अलमीरा और बॉक्स पे हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा है तो इस केस में आप उसको ब्रेक ओपन कर सकते हैं। द सीज्ड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स शैल बी रिटेन, जो भी जब्त किए हुए हैं डिपार्टमेंट जो अपनी पोजीशन में लेके आ गया है, जिन बुक्स, जिन डॉक्यूमेंट, जिन थिंग्स को, वो रिटेन होगा ओनली टिल द टाइम, केवल उतने ही समय तक आप अपने रिटेन कर सकते हो जितने समय तक आपकी उस प्रोसीडिंग में यूज आ रही है। पता चला उस प्रोसीडिंग में तो यूज ही नहीं आ रही, डिपार्टमेंट अपने पास अपनी कस्टडी में लेके बैठा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो seized document, books, things shall be retained only till the time the same are required for the examination, inquiry और proceedings, जितने टाइम के लिए वो ज़रूरी है उतने टाइम के लिए ही रिटर्न करेंगे। If these are not relied on for the case, the same shall be returned within 30 days. If it is not possible, अगर वो नहीं काम आ रही है तो वो within 30 days उसको रिटर्न बैक कर देंगे from the issuance of the show cause notice. नेक्स्ट डे, मैनर ऑफ रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स और डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिस्केट होते हैं तो उसको कैसे रिलीज किया जाता है,
तो प्रोविजनल बेसिस यानी कोई मिस्टर ए के प्रेमाइसेस से आप कुछ डॉक्यूमेंट्स उठा के लिया है और ही नीड्स सच डॉक्यूमेंट्स फॉर रनिंग हिज बिजनेस और इमरजेंसी उसको नीड है, तो वो यहाँ पर प्रोविजनल बेसिस पे वो चाहता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। तो डिपार्टमेंट बोलेगा देखो हमने ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको ये लग रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपके 50 लाख के टैक्स बनता है। तो वो बोलेगा आप मेरे से ये 50 लाख रख लो, पर मैं वैसे तो एक्चुअल में मेरा बनता नहीं है, पर जब आपका फाइनल डिसीजन आ जाए तो मेरे फेवर में आ जाए तो जो 50 लाख है वो वापस से मुझे क्या कर देना, एक बार रिटर्न कर देना। ओके, तो डिपार्टमेंट को अगर लगता है, डिपार्टमेंट अगर कोई बुक्स लेकर आ गया अपनी कस्टडी में और पर्सन हैव ए डाउट कि वो नहीं लगना चाहिए, तो इस केस में वो पर्सन यहाँ पर प्रोविजनल बेसिस पे उन गुड्स को, उन थिंग्स को, डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करवा सकता है और उसके अगेंस्ट में उसको कुछ कंसिडरेशन देना होता है जब तक कि फाइनल डिसीजन आ जाए। और अगर फाइनल डिसीजन उस पर्सन के फेवर में आ जाता है तो जो भी अमाउंट लेके गुड्स छोड़ा था वो वापस से अमाउंट रिटर्न करना होता है उस पर्सन को। ओके, तो द सीज्ड गुड्स शैल बी रिलीज्ड ऑन द प्रोविजनल, जो भी गुड्स है, सीज्ड गुड्स है, उनको हम प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज कर सकते हैं ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, यानी वो पर्सन या तो पैसा दे दे या बॉन्ड भर के दे दे कि मैं आपको टैक्स पे करूंगा अगर मेरे फेवर में नहीं आता है डिसीजन। तो एंड फर्निशिंग द प्रेस्क्रिप्ट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, और थोड़ा बहुत अमाउंट सिक्योरिटी का देके, और ऑन द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो भी है एक बार ले देके उसको कि आप ये पैसा रखो या ये बॉन्ड रखो और मेरा गुड्स अभी मुझे रिलीज करो क्योंकि मुझे आगे का प्रोडक्शन शुरू करना है, तो वो प्रोविजनल बेसिस पे ले जा सकता है। एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स इन द केस ऑफ द सीजर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स क्या होते हैं, सीज होते हैं, जब्त होते हैं, तो नोटिस हैज टू बी इशूड विद इन 6 मंथ, नोटिस इशू होगा। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे मिस्टर ए की प्रीमाइसेस में वो गए, प्रॉपर ऑफिसर गया मिस्टर ए की प्रीमाइसेस में, वहां से कोई गुड्स उठा के लेके चला गया, तो अभी तक तो केवल वो सर्च कर रहे थे और सर्च में उनको लगा कि ये गुड्स ऐसा है कि जो हमें ले जाना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए, सीज कर लेना चाहिए, तो वो उठा के ले गए। तो उठा के ले गए तो ऐसा नहीं कि अपनी कस्टडी में रखो, अपनी मन मर्जी जब दे, आप उठा के ले गए तो जो उठा के ले गए हो और किस बेसिस पे उसको उठा के ले गए हो उसका एक पर्टिकुलर नोटिस विद इन 6 मंथ, जब से आप उठा के लेके गए हो उसके 6 महीने के अंदर नोटिस उस मिस्टर ए को मिल जाना चाहिए कि आपका ये सामान हमने उठाया है, इस रीजन से उठाया है और आपको इसके रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं ताकि हम आपका गुड्स रिलीज कर सके। ओके, तो एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स इन द केस ऑफ द सीजर ऑफ गुड्स, इन डिपार्टमेंट उठा के ले जाता है तो नोटिस हैज टू बी इशूड विद इन 6 मंथ एंड इफ नो नोटिस इज इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर 6 महीने में कोई नोटिस इशू नहीं होता है देन ऑल द सच गुड्स शैल बी रिटर्न, तो सारे गुड्स को क्या कर देना है, रिटर्न कर देना, वापस रिटर्न कर देना पड़ेगा। ओके, हाउएवर दिस पीरियड ऑफ द 6 मंथ कैन बी एक्सटेंड बाय द कमिश्नर फॉर अनदर 6 मंथ बट मैक्सिमम फॉर अनदर 6 मंथ, नॉट मोर देन दैट। डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, अगर जो गुड्स जब्त करके उठा के लेके गए हैं दैट इज ऑफ द पेरिशेबल नेचर, हिजार्डियस नेचर, पेरिशेबल का मतलब जो जिनकी लाइफ 1 और 2 डेज, 2 और 3 डेज मैक्सिमम है एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड, ये खत्म हो जाएंगे वैसे भी 2-3 दिन बाद, तो हम क्या कर देते हैं उसको सेल कर देते हैं। और जो सेल कर रहे हो आप आइटम, उसका इन्वेंटरी का पूरा एक फोटोग्राफ आपको देना होगा, ये फोटोग्राफ लेके रखना है। ओके, देन द गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द पेरिशेबल और हजार्डियस, हजार्डियस का मतलब जो बहुत खतरनाक नेचर के रख होते हैं, अगर वो गुड्स वहाँ पर रखे गए तो वो दूसरे गुड्स को भी क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, तो हजार्डी नेचर का होता है। डेप्रिसिएशन, द वैल्यू ऑफ गुड्स, या गुड्स की वैल्यू जो है आज 1 लाख रुपए की है बट अगर 2 दिन तक और रखी गई तो ये 20,000 की हो जाएगी, तो डेप्रिशिएट हो सकती है उस गुड्स की वैल्यू में, तो उस गुड्स को उसी टाइम बेच दिया जाता है। या कभी कभी गुड्स ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है बट उसका वैल्यू बहुत कम है, तो भी डिपार्टमेंट उसको सेल कर देता है और उसका फोटोग्राफ लेके रख लेता है। अगर असेसी के फेवर में डिसीजन आ गया तो उस गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट आया वो असेसी को दे दिया जाता है और असेसी के अगेंस्ट में होता है तो वो ले लिया जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ द स्टोरेज स्पेस, यहाँ पर कांस्टेंट कभी कभी होता है कि यहाँ पर स्टोरेज स्पेस की कमी है, तो इस केस में यहाँ पर उस गुड्स को क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। कंप्लीट है।